दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और जबरदस्त मलयालम मूवी लेकर आया हूँ, जिसके चर्चे चारों तरफ गूंज रहे हैं। जिन लोगों ने इस मूवी को देखा है, उनका कहना है कि इसको ऑस्कर मिलना पक्का है। जी हाँ दोस्तों, ये सर्वाइवल थ्रिलर जब मैंने देखी तो एक एक सीन को देखकर मानो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर से ये मूवी एक आदमी की सच्ची घटना पर बेस्ड है, इसलिए ये एस्पेक्ट इस मूवी को और भी स्पेशल बनाता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट से, जहां अभी अभी दो लोग इंडिया के केरला से सऊदी आए होते हैं। वो दोनों असल में भाई भाई होते हैं। बड़े भाई का नाम है नजीब और छोटे भाई का हकीम। दरअसल वो दोनों एक एजेंट के जरिए जॉब करने के लिए सऊदी आए होते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही दोनों अपने सऊदी एजेंट को ढूंढने लगते हैं। वो देखते हैं कि बाकी लोगों के एजेंट आकर उनको वहां से ले भी गए, लेकिन हमारा एजेंट अभी तक नहीं आया। अब काफी देर इंतजार करने के बाद वो एयरपोर्ट स्टाफ से मदद लेते हैं। वो उनको अपने एजेंट का नंबर देते हुए उससे बात करने को कहते हैं, लेकिन सामने से कोई फोन पिक नहीं करता। इसलिए वो कहता है कि आज फ्राइडे है, आज के दिन यहाँ हॉलिडे होता है, हो सकता है ये ऑफिस का नंबर हो, इसलिए पिक ना हो रहा हो, इसलिए तुम थोड़ी देर वेट करो, तुम्हारा एजेंट ट्रैफिक में होगा, कुछ देर में आ ही जाएगा। अब ये दोनों काफी इंतजार करते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। इसके बाद ये फिर से स्टाफ के पास मदद लेने के लिए जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी इनकी नजर एक शेख पर पड़ती है, जो किसी की तलाश कर रहा होता है। इन्हें लगता है कि कहीं यही तो उनका एजेंट नहीं। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो शेख भी उनकी तरफ बढ़कर अरबी भाषा में कुछ बात करता है, लेकिन इन दोनों को अरबी नहीं आती, इसलिए ये कुछ नहीं समझ पाते और वो शेख वहाँ से चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद वो शेख फिर से वापस आता है और उन दोनों के पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगता है। इसके बाद वो दोनों को साथ चलने का इशारा करता है, तो वो दोनों उसके इशारों पर उसके ट्रक के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। दोनों को ये ख्याल आता है कि दूसरे एजेंट्स तो अपने लोगों को एसी बस में लेकर गए थे, जबकि ये आदमी हमें इस खटारा ट्रक में ले जा रहा है। पर वो फिर भी चुपचाप बैठे रहते हैं, ये सोचकर कि काम पर ही तो जाना है। इस बीच रास्ते में नजीब कहता है कि हकीम, हम माँ को फोन करना तो भूल ही गए, हमें आए हुए बहुत टाइम हो गया, वो परेशान हो रही होंगी। इसलिए हकीम अब शीशे में से झांककर उस शेख से कहता है कि हमें घर पर कॉल करना है, इसलिए जब भी टेलीफोन बूथ आए तो वहाँ गाड़ी रोक लेना। लेकिन उस शेख को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। वो उल्टा कहता है कि इस तरह मत झांको, पीछे जाकर बैठो वरना गिर जाओगे। अब रास्ते में उस शेख को एक और गाड़ी वाला मिलता है, जो उससे पूछता है कि इन दोनों को मार्केट ले जा रहे हो क्या? तो शेख कहता है कि नहीं भाई, इन दोनों की तबीयत खराब है, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मतलब वो सामने वाले से झूठ बोलता है। अब काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो शेख अपने ट्रक को एक रेगिस्तान के बीचों बीच रोकता है। उस सुनसान जगह को देखकर दोनों भाई डर जाते हैं और अपने कागज उसको दिखाते हुए कहते हैं कि हम यहाँ काम करने के लिए शहर आए थे, आप गलती से हमें इस रेगिस्तान में ले आए हो, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पर वो शेख उनकी बातें लगातार अनसुनी करता रहता है और तभी सामने से एक और शेख वहाँ आता है। अब ट्रक वाला शेख उससे कहता है कि तुम इस छोटे लड़के को रख लो, मैं कल सुबह आऊंगा। इसके बाद वो नजीब से वापस ट्रक में बैठने को कहता है और उधर दूसरा शेख जबरदस्ती हकीम को अपने साथ अंदर ले जाने लगता है। दोनों भाई चिल्ला चिल्लाकर कहते रहते हैं कि हमें अलग मत करो, आप लोग हमें गलत समझ रहे हो, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। उल्टा वो पहले वाला शेख नजीब को मारते पीटते हुए फिर से ट्रक में बैठा देता है। दोनों भाइयों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब वो शेख और लंबा सफर तय करके फिर से अपने ट्रक को रेगिस्तान में एक जगह पर रोक लेता है। यहाँ भी एक नया शेख उसके पास आता है, तो ट्रक वाला शेख उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बंदे को ले आया हूँ, तुम अब इसको अपने पास रख लो। अब नजीब अपनी लैंग्वेज में इस नए शेख को भी सारी बातें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर उसे उसकी भाषा कहाँ समझ में आने वाली थी। खैर, अब वो ट्रक वाला शेख नजीब को वहाँ छोड़कर चला जाता है। इस बीच नजीब को वहाँ एक हिंदी बोलने वाला बूढ़ा आदमी मिलता है, जो उससे पूछता है कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें अपना काम पता है? नजीब बेचारा बहुत देर से प्यासा होता है, इसलिए वो पहले इशारों से पानी के बारे में पूछता है। वो बूढ़ा आदमी उसे एक टैंक की तरफ इशारा करता है, तो नजीब फटाफट से वहाँ जाकर पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद वो लेटे लेटे हकीम के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो वहाँ क्या कर रहा होगा। इतने में एक ऊंट आकर नजीब को उठा देता है, जिसे देखकर नजीब काफी डर जाता है।
अब बाहर बहुत ठंड होने की वजह से नजीब उस शेख के कैंप में आकर लेट जाता है और लेटे लेटे अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ से कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि नजीब असल में केरला के अंदर नदी से रेत निकालने का काम करता था। एक दिन उसने अपने एक दोस्त को गल्फ सिगरेट पीते हुए देखा, तो उसने उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये सिगरेट कहाँ से आई। उसका दोस्त उसको बताता है कि मेरे गांव के कई लोग गल्फ जाते हैं और वहाँ से सामान लाते रहते हैं। वहाँ बहुत पैसा है और बहुत सारा काम है। अभी भी कुछ लोग वहाँ गए हैं। नजीब पूछता है कि वहाँ जाने का कितना खर्च होता है, तो उसका दोस्त कहता है कि करीब 30,000 रुपए में वीजा और पासपोर्ट बनकर आ जाता है। नजीब कहता है, अरे यार, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके लिए तो मुझे अपना घर बेचना पड़ जाएगा, इसलिए तुम रहने दो। पर उसका दोस्त कहता है कि अरे, इसमें घर बेचने की जरूरत नहीं है, तुम वही करो जो सब करते हैं। तुम अपना घर गिरवी रखकर पैसे ले लो और गल्फ चले जाओ। वहाँ जाकर काम करोगे तो 3 महीने के अंदर ही अपना घर छुड़वा लोगे और फिर 2 से 3 साल काम करके खूब पैसे कमाना और फिर वापस इंडिया आकर सेटल हो जाना। नजीब को अपने दोस्त की बात सही लगती है, इसलिए वो कहता है कि आखिर मेरे कागज बनवाएगा कौन। तो दोस्त कहता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरे मामा का एक एजेंट है, वो यही काम करते हैं। जब भी तुम पैसों का अरेंजमेंट कर लो तो मुझे बता देना। इसके कुछ ही दिनों के अंदर नजीब अपना घर गिरवी रखकर पैसे ले लेता है और अपने दोस्त के मामा के पास जमा कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नजीब की फैमिली पर, जिसमें उसकी माँ और बीवी भी हैं और उसकी बीवी का नाम होता है सैनू। सैनू के दोनों भाई भी गल्फ में काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, इसलिए वो भी अपने पति के गल्फ में जाकर काम करने से खुश होती है। नजीब की माँ और उसकी बीवी दोनों ही उसके लिए विशेष तरह के पकवान बनाती हैं, जो वो रास्ते में और वहाँ रहकर खा सकें। सैनू और नजीब का सिर्फ एक ही सपना होता है और वो है अपने टूटे फूटे घर को ठीक करके एक अच्छा सा घर बनवाना। साथ ही सैनू और नजीब के पास एक और खुशखबरी होती है और वो ये होती है कि सैनू बहुत ही जल्दी माँ बनने वाली होती है, इसलिए दोनों अपने बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ शेख लात मारकर नजीब को उस जगह से उठा देता है। शेख गाली देते हुए कहता है कि नौकर होकर तुम मेरी जगह पर सो रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, जाओ बाहर जाकर सो। ये सुनकर नजीब कहता है कि बाहर कहाँ पर सोऊं, चारों तरफ कुछ भी नहीं है, बस ठंड ही ठंड है। लेकिन वो शेख इसका कोई जवाब नहीं देता और अपने कैंप में सोने चला जाता है। अब उस रात तो जैसे तैसे नजीब अपने आप को संभालता है और ठीक से सो नहीं पाता। दूसरे दिन सुबह नजीब देखता है कि वो बूढ़ा आदमी एक बकरी का दूध निकाल रहा है। नजीब उससे जाकर पूछता है कि आपका नाम क्या है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे अपना नाम याद नहीं, मुझे यहाँ काफी वक्त हो गया। इसके बाद वो आदमी नजीब को वो दूध देते हुए कहता है कि इसे शेख को दे आओ, लेकिन नजीब को लगता है कि वो उसे दूध पीने को दे रहा है, ऊपर से वो भूखा भी होता है, इसलिए वो उस दूध को पी लेता है। उसको दूध पीते देख वो बूढ़ा आदमी एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कि बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो, ये दूध तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस शेख के लिए है। अब कई बार समझाने पर नजीब की समझ में वो बात आ जाती है और वो दूध लेकर उस शेख के पास जाता है। शेख जब उसको पीता है तो नजीब फिर से उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं इंडिया से यहाँ काम करने आया था, ये रहे मेरे कागज। लेकिन वो शेख उसकी एक नहीं सुनता और उल्टा उसे वहाँ से भगा देता है। अब अगले दिन वो ट्रक वाला शेख वापस उस जगह पर आता है। दोनों शेख आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में नजीब आकर फिर से अपने कागज दिखाते हुए कहता है कि सर, आप मुझे गलती से यहाँ ले आए हैं, मैं यहाँ काम करने आया था और मेरा भाई कहाँ है, उसको आपने वहाँ कोई काम दिया है क्या? उसकी ये बातें सुनकर ट्रक वाला शेख उसके कागज को फाड़ देता है, जिसे देखकर नजीब बहुत तेज रोने लगता है कि ये आपने क्या किया, मेरे पास यहाँ आने का बस यही सबूत था, मैं अपने परिवार से बात भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसी कागज पर फोन नंबर भी लिखा हुआ था। उसकी इन बातों का दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिना रहम किए वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने टेंट में जाकर रोटी बनाने लगते हैं और दूर खड़ा नजीब ये सब देख रहा होता है। तभी एक शेख उसको बुलाकर रोटी देता है। अब नजीब गुस्से में होता है, लेकिन एक दिन से उसने कुछ नहीं खाया होता, इसलिए वो उस रोटी को ले लेता है। वो उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोटी बहुत ही टाइट होती है। तभी एक शेख उसे बताता है कि हम इस रोटी को पानी में गलाकर खाते हैं, जिसके बाद नजीब जैसे तैसे उस रोटी को अपने गले से नीचे उतारता है। इसके बाद शाम को वो उस बूढ़े आदमी से मिलता है और पूछता है कि बाबा, यहाँ से रोड कितनी दूर है? वो आदमी कहता है कि रोड पता नहीं कितनी दूर है, रोड को देखे मुझे सालों हो गए। ये सब सुनकर नजीब समझ जाता है कि शायद जिस तरह उसे यहाँ लाया गया है
उसी तरह इनको भी लाया गया होगा। अब रात को ठंड होने की वजह से नजीब उस शेख की टूटी फूटी गाड़ी में जाकर सोने की कोशिश करता है ताकि ठंड से बच सके। इसी बीच कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां सैनू और नजीब अपने बच्चे का नाम सोच रहे होते हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब पूरी फैमिली नजीब को छोड़ने रेलवे स्टेशन पर आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हकीम उसका सगा नहीं बल्कि मौसेरा भाई है, जो उसके साथ गल्फ में काम करने आया है। लेकिन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अच्छी है जितनी सगे भाइयों में होती है। हकीम की माँ यानी नजीब की मौसी कहती हैं कि अगर ये तुम्हें परेशान करे तो इसको डांटना और इसके काम पर ध्यान रखना। नजीब कहता है कि मौसी आप फिक्र मत करो, मैं इसका खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि सुबह सुबह लघुशंका के बाद नजीब पानी लेकर अपने हाथ धोने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो शेख आकर उसे जोर से लात मारते हुए गाली देने लगता है और पानी लेकर चला जाता है। नजीब कहता है कि कैसे अजीब आदमी हो, बिना पानी के आखिर कोई लघुशंका कैसे जाएगा। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पागल लड़के, वो पानी खरीद कर यहाँ तक लाता है, अगर तुम उस पानी को ऐसे बर्बाद करोगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? इसलिए जिस चीज के लिए तुम्हें पानी चाहिए उस चीज के लिए तुम रेत का इस्तेमाल करो। अब दोपहर को जब टैंक में पानी भरने वाला आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आता है तो नजीब मौका पाकर उससे भी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपनी गाड़ी में रोड तक छोड़ दे। वो गलती से यहाँ आ गया है और इस शेख ने उसे पकड़ रखा है। वो आदमी उसकी बात ध्यान से सुन ही रहा होता है कि इतने में वहाँ वो शेख आ जाता है, जो नजीब से कहता है कि तुम इससे क्या बात कर रहे हो, लगता है तुम सुधरोगे नहीं। इतना कहकर वो पहले अपनी बेल्ट से नजीब को मारने लगता है और जब नजीब उसका हाथ पकड़ लेता है तो शेख अपनी बंदूक निकाल लाता है, जिसे देखकर नजीब के होश उड़ जाते हैं। वो शेख अब उस बंदूक के बट से नजीब को बहुत मारने लगता है। इस बीच नजीब सोचने लगता है कि किस तरह यहाँ वो पानी के लिए तरस रहा है, जबकि उसके गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी और वो कभी भी कितना भी पानी इस्तेमाल कर सकता था। खैर, अब एक दिन वो शेख नजीब को उसकी नींद से जगाकर बकरी का दूध निकालने को कहता है। नजीब कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे दूध निकालना नहीं आता। और वो बूढ़ा आदमी कहाँ है, वही तो इस काम को करता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं होता, इसलिए शेख के कहने पर मजबूरन नजीब को ही दूध निकालना पड़ता है। वो इसके लिए आगे बढ़ता है और बकरी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये काम नहीं हो पाता। इसलिए वो शेख उसे अब दूध निकालना सिखाता है, जिसके बाद नजीब उस काम को सीख जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहाँ पर नहीं होता, इसलिए नजीब को लगता है कि शायद वो वहाँ से भाग गया या फिर उसे किसी और के पास भेज दिया गया होगा। इसलिए शेख के कहने पर अब उसे ही उन भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाना पड़ता है। एक दिन चरते वक्त अचानक दो भेड़ आपस में लड़ने लगती हैं, जिन्हें देखकर नजीब उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर रोकना तो दूर, वो भेड़ें उल्टा उसे ही जख्मी कर देती हैं। तभी वहाँ पर वो शेख आ जाता है और अपनी बंदूक से गोली चलाकर भेड़ों को डरा देता है। नजीब उसे देखकर कहता है कि मुझसे ये सब नहीं होगा, प्लीज मुझे यहाँ से भेज दो, कम से कम मुझे अस्पताल में तो दिखा दो, मुझे चोट लगी है। लेकिन वो शेख कहता है कि ये सब फालतू बातें छोड़ो और चुपचाप काम पर लग जाओ। इसके बाद बेचारा नजीब वहीं बैठकर रोने लगता है, लेकिन तभी सारी भेड़ें एकदम से तेज तेज चिल्लाकर एक तरह से उसे मोटिवेट करने लगती हैं, जिसे देखकर नजीब अपना दुख थोड़ी देर के लिए भूल जाता है और एक मेमने को गले से लगा लेता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और अब काफी महीने बीत जाते हैं। पहले दिन से अब तक नजीब नहाया नहीं होता और ना ही उसने अपने आप को साफ किया होता है। एक दिन गाड़ी के शीशे में वो अपनी शक्ल को देखने लगता है तो खुद को पहचान नहीं पाता। अपने दाढ़ी के बालों को देखकर वो हैरान हो जाता है। ऊपर से वो काफी कमजोर होने के साथ साथ इस धूप में काला भी पड़ जाता है। तभी वो शेख आकर उसको डांटता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, अपने आप को निहार रहे हो, चलो जाओ अपना काम करो। इसके बाद समय निकालकर बेचारा नजीब एक टूटे हुए शीशे के टुकड़े से अपनी दाढ़ी के बाल काटने लगता है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता। हार मानकर बेचारा पहली बार अपनी माँ को याद करने लगता है। माँ, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझे यहाँ से तुम्हारे पास आना है माँ, मुझे कैसे भी यहाँ से निकाल लो। दुखी होकर वो एक पहाड़ी के ऊपर जाता है और वहाँ से खुद को खत्म करने के बारे में सोच लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे किसी चीज को खा रहे गिद्धों पर पड़ती है। पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी की लाश है, जो इतने समय से उस जगह से गायब था। वो गिद्धों को वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन वो गिद्ध उल्टा उसको ही नोचने लगते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से रोते हुए भाग निकलता है। अब उसके मन में खुद को मारने का ख्याल नहीं आता, क्योंकि उसे बार बार उन गिद्धों की आवाज याद आ रही होती है।
इसी बीच वो अपनी माँ के हाथ का बना अचार निकालकर उसे सूंघने लगता है, जिससे उसे अपने घर की याद आने लगती है। फिर एक दिन नजीब एक प्लान बनाता है और कुछ भेड़ बकरियों को लेकर वहाँ से चराने के लिए निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद वो वहाँ से भागना शुरू करता है ताकि उस शेख की पहुँच से दूर भाग सके। लेकिन वो शेख ऊंट पर चढ़कर बहुत ही जल्दी नजीब को ढूंढ लेता है और अब दोबारा वो कभी ऐसा ना करे, इसलिए वो उसके पैर को बंदूक की बट से मार मार कर तोड़ देता है। ऐसा करने के बाद वो उसे वापस लाता है और बांधकर वहीं पटक देता है और पानी भी नहीं देता। रात होने के बाद जैसे तैसे नजीब भेड़ बकरियों के झूठे पानी को पीता है, जिससे उसे सुकून मिलता है। अब देखते ही देखते सालों गुजर जाते हैं और नजीब को धीरे धीरे उस काम की आदत पड़ जाती है। भागना तो दूर, वो अब अपने परिवार से वापस मिलने की आस भी छोड़ चुका होता है। एक दिन जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा होता है, तभी आसमान में घने बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। ये देखकर नजीब फौरन अपने जानवरों को लेकर एक पहाड़ी के नीचे चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी सूखी रोटी को बारिश के पानी में गीला करके खाने लगता है। तभी अचानक नजीब को उस पहाड़ी के अंदर छोटी सी गुफा से कुछ आवाजें आने लगती हैं। उसे लगता है कि शायद दूसरी तरफ कुछ आदमी आपस में बात कर रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ता जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि ये पहाड़ी अंदर से खोखली है, जहाँ से दूसरी तरफ का रास्ता निकलता है। दूसरी तरफ जाते ही उसे सामने एक आदमी दिखता है। नजीब पूछता है कि भाई तुम कौन हो और इस रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि नजीब का भाई हकीम है, जिसकी हालत नजीब से भी बुरी हो चुकी है। पता नहीं कितने महीनों या सालों बाद ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। हकीम कहता है कि भैया, इन लोगों ने मुझे काफी जगह काम पर रखा और मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, चलिए हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। नजीब कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है हकीम मेरे भाई, मैं पहले ही बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन हर बार मैं फेल हो गया। इसी वजह से मालिक ने मेरा पैर भी तोड़ दिया। ये सुनकर हकीम बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है भैया कोई बात नहीं, मैंने आपको देख लिया, अब मैं मर जाऊं तो भी कोई बात नहीं। इस तरह दोनों एक दूसरे की बातों से बहुत ही भावुक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हकीम का मालिक वहाँ से गुजरने लगता है, जिसे देखकर हकीम कहता है मुझे जाना होगा भैया, हम फिर से मिलेंगे। अब कुछ दिनों बाद जब नजीब ऊँटों को चरा रहा होता है तो कुछ ही दूरी पर नजीब को हकीम नजर आता है और हकीम नजीब के लिए किसी जगह पर एक पेपर को रखकर चला जाता है। नजीब बेचारा लंगड़ाते हुए उस पेपर के पास जाने लगता है, लेकिन पेपर तेज गर्म होने की वजह से उड़ने लगता है, पर नजीब बहुत ही मुश्किल से उस पेपर को हासिल कर ही लेता है। हकीम उसमें लिखता है कि भैया, मुझे यहाँ पर काम ज्वाइन हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मेरे साथ इब्राहिम नाम का एक अफ्रीकन बंदा भी रहता है, जिसे यहाँ के सारे रास्ते पता हैं। मैंने इब्राहिम को यहाँ दोनों की प्रॉब्लम समझाई, वो हम दोनों को यहाँ से ले जाएगा भैया। इसलिए दूसरे दिन मौका देखकर ये तीनों किसी जगह पर मुलाकात करते हैं। और यहाँ पर एक और बात ये है कि ढंग से खाना ना होने की वजह से नजीब के गले से आवाज ही नहीं आ रही होती, वो बहुत ही धीमे धीमे बात कर रहा होता है। इब्राहिम कहता है कि कुछ दिनों बाद बड़े शेख की बेटी की शादी है, इसलिए सारे लोग वहाँ पर जाएंगे, तो उसी दिन हम तीनों मौका पाकर यहाँ से भाग लेंगे, वही सही टाइम है। इस तरह से इब्राहिम अपना प्लान इन दोनों को बताने लगता है। अब कुछ दिनों बाद वो सारे शेख अपनी भेड़ बकरियों के लिए चारा मंगवाकर शादी पर जाने लगते हैं। जब सभी शेख वहाँ से शहर चले जाते हैं तो नजीब अपने शरीर से सारे कपड़े उतारकर पहले उस पानी की टंकी के पास जाकर नहाने लगता है। पता नहीं कितने महीनों से वो नहाया नहीं होता। उसके बाद नजीब अपने पुराने कपड़े पहनता है, शर्ट और पैंट, जो पहली बार वो यहाँ पर पहनकर आया था। बेचारे की पैंट बहुत ही लूज हो चुकी है, मतलब वो इतना स्लिम हो चुका होता है कि एक रस्सी लेकर अपनी पैंट को बांधने लगता है। उसके बाद नजीब यहाँ के भेड़ बकरी ऊँटों को चारा पानी डालकर बाय बाय बोलने लगता है और उन्हें देखकर इमोशनल होने लगता है। आखिर यही तो थे जिनके सहारे वो अभी तक जिंदा रह पाया था। खैर, इस तरह से ये तीनों अब अपने अपने काफिले से निकल जाते हैं। रात होने के बाद ये तीनों किसी काफिले के पास पहुंचते हैं। पानी की प्यास लगने पर इब्राहिम वहां पर जाकर पानी हासिल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहां का शेख इब्राहिम को देखकर इन तीनों पर गोलियां चलाने लगता है। अब ये तीनों अपनी जान बचाकर पूरी रात बस भागते ही रहते हैं। सुबह होने के बाद जब ये तीनों अपनी नींद से उठकर अपने आगे देखते हैं तो चारों तरफ रेत ही रेत होती है, यानी रात की भागा दौड़ी में इब्राहिम रास्ता भूल चुका होता है। इब्राहिम को ही पता नहीं होता कि ये लोग फिलहाल कहाँ पर हैं, अब इन्हें किस दिशा में जाना है, लेकिन फिर भी ये तीनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हकीम ये देखता है कि बहुत दूरी पर एक ऊंट पानी पी रहा है।
इसलिए वो वहाँ पर भागने लगते हैं। लेकिन इब्राहिम हकीम को समझाने लगता है कि वहाँ पर कोई पानी नहीं है, ये बस तुम्हारी आंखों का धोखा है। लेकिन हकीम नहीं सुनता और भागता जाता है। और वहाँ जाने के बाद हकीम को पता चलता है कि वहाँ पर तो एक ऊंट मरी पड़ी है और सच में वहाँ पानी नहीं है। थोड़ी दूर आने पर ये तीनों किसी जगह पर नमाज पढ़ने लगते हैं। इसी बीच वहाँ के रेतीले जहरीले सांप बाहर निकलने लगते हैं और ये देखकर इब्राहिम हकीम को वहाँ से साइड में कर लेता है। लेकिन बेचारा नजीब उसी जगह पर फंसा रह जाता है। अब इब्राहिम नजीब से कहने लगता है कि तुम हिलो मत, वहीं पर खड़े रहो। तो नजीब अपनी जान हथेली पर रखकर वहीं पर खड़ा रहता है। इसके बाद वो सारे सांप चले जाते हैं। तब जाकर नजीब को तसल्ली होती है। लेकिन उस भागा दौड़ी में रात को उसकी चप्पलें गुम हो गई थी, इसलिए उसका एक पैर गर्मी के छालों की वजह से बहुत जख्मी हो जाता है। ये देखते ही इब्राहिम अपना कोट निकालकर नजीब के पंजों पर पहनाने लगता है। अब काफी देर तक बेचारे ये तीनों चलते रहते हैं। पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं होता। इसी बीच हकीम की हालत बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से बेचारा इब्राहिम अपना पसीना हकीम को पिलाने लगता है। लेकिन इस बीच हकीम का दिमाग फिर से उसके काबू में नहीं होता और वो रेत को पानी समझकर खाने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बेचारा नजीब बहुत फूट फूट कर रोने लगता है। वो सोचने लगता है कि अपनी मौसी को अब मैं क्या जवाब दूंगा। इसी बीच इब्राहिम देखता है कि कुछ ही दूरी पर रेत का तूफान शुरू हो रहा है, यानी अब वहाँ रेतीला तूफान आने वाला है। इब्राहिम नजीब को फटाफट वहाँ से निकलने के लिए कहता है। बहुत ही मुश्किल से ये दोनों उस तूफान से बाहर निकलते हैं। तूफान की वजह से हकीम की लाश कहीं पर गुम हो जाती है या कहें कि रेत में दफन हो जाती है। अब दूसरे दिन ये दोनों दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब धीरे धीरे इब्राहिम के अंदर भी ताकत कम होने लगती है और वो भी चल नहीं पा रहा होता। उसके बाद कुछ दूर जाने पर इन दोनों को एक छोटा सा तालाब नजर आता है। जब नजीब उस तालाब के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी इब्राहिम नजीब को रोकने लगता है। वो कहता है कि ये तालाब जहरीला हो सकता है। बाद में इब्राहिम एक कपड़े की मदद से नजीब और अपनी प्यास बुझाने लगता है। उसी जगह पर इब्राहिम को एक कांच का शीशा मिलता है, तो इब्राहिम इस कांच के शीशे से एक अच्छी सी धुन प्ले करने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद वहाँ पर काफी सारे परिंदे मंडराने लगते हैं। इससे इब्राहिम को अंदाजा लग जाता है कि इन दोनों को अब किस दिशा में जाना होगा। इस तरह से ये दोनों दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन नजीब की बॉडी में अब इतनी ताकत नहीं होती, इसलिए रात होने के बाद ये दोनों किसी जगह पर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद नजीब ये देखता है कि उसके पास इब्राहिम मौजूद नहीं है। इधर उधर देखने पर वो समझ जाता है कि इब्राहिम वहाँ से जा चुका है और जाते जाते वो नजीब के लिए एक बोतल में पानी छोड़कर जाता है। तो अब इस पानी को पीते हुए नजीब अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है और फाइनली 2 दिन के बाद नजीब को एक सड़क नजर आती है। बहुत ही मुश्किल से नजीब इस सड़क के पास आकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगता है, लेकिन उसका हुलिया देखकर कोई भी उसको लिफ्ट नहीं देता। उसको उसी रोड पर पूरा एक दिन निकल जाता है। लेकिन दूसरे दिन एक शेख नजीब की हालत को देखकर उसकी मदद करने लगता है। वो नजीब को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको पानी देकर शहर में ड्रॉप कर देता है। उसके बाद क्या था, नजीब एक मलयाली के हाथ लग जाता है। वो मलयाली नजीब को नहलाता धुलाता है, उसके बाल कटवाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाने लगता है। 2 दिन बाद नजीब इस मलयाली को अपने घर के बारे में बताने लगता है। तो वो मलयाली बंदा नजीब के घर वालों को कॉल करके उनको बात करने के लिए कहता है। अब तकरीबन 4 साल बाद जाकर नजीब अपनी बीबी से बात करता है। दोस्तों, सच में ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। इसके बाद वो मलयाली नजीब को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि नजीब के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता और नजीब जैसे लोगों को सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट वापस इंडिया भेज देती है। इस तरह अब उसके जाने का इंतजाम होता रहता है। उसी पुलिस स्टेशन में नजीब इब्राहिम की फोटो को देखता है। वो सोचता है कि शायद इब्राहिम मिस हो चुका है या फिर मर चुका है। खैर, दूसरे दिन जेल में नजीब जैसे लोगों को लाइन में खड़ा करने लगते हैं और इन लोगों को देखने के लिए कुछ शेख वहाँ पर आने लगते हैं। यहाँ एक शेख अपने बंदे को बहुत मार पीट कर वापस ले जाने लगता है। इसी बीच नजीब का वो शेख भी वहाँ पर आता है। उसको देखकर नजीब धीरे धीरे छुपने लगता है, लेकिन वो शेख नजीब को देखकर पहचान लेता है। वो नजीब के पास आकर कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारा शेख नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारा मालिक होता तो तुमको मार पीट कर यहाँ से ले जाता। मुझे नहीं पता तुम तब से क्या कर रहे थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि तुम सच में गलत फहमी का शिकार हुए। तब जाकर बेचारे नजीब को ये बात समझ में आती है कि नजीब के साथ धोखा हुआ है। वो बेचारा अब बहुत रोने लगता है और फाइनली 3 महीने जेल में रहने के बाद नजीब और कुछ लोगों को सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट वापस भेजने का इंतजाम कर देती है।
उस प्लेन में चढ़ते चढ़ते नजीब अपनी बीबी को याद करते हुए कहता है कि सारे लोग गल्फ जाकर अपनी फैमिली के लिए काफी सारी चीजें लाकर देते हैं, लेकिन मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है मेरी उम्र। यही मैं तुमको और मेरे बच्चों को दे सकता हूँ। और दोस्तों, इसी तरह से ये शानदार मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। ये सिर्फ नजीब की ही कहानी नहीं है, नजीब जैसे कई लोगों की कहानी है जो अपना देश, अपना घर, अपना गांव छोड़कर विदेश जाकर काम करते हैं और वहां पर धोखा खाकर फंसकर रह जाते हैं। मूवी हमें एक सीख और देती है कि दौलत और शोहरत के चक्कर में हम उस चीज को भूल जाते हैं जो हमारे पास है और उस चीज का पीछा करने लगते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए जब भी कोई फैसला लो तो इस बात को सोच समझ कर लो कि क्या हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, और क्या जो हमें चाहिए वो सच में हमें चाहिए या फिर सिर्फ दिखाने के लिए ही चाहिए। दोस्तों, इसी सीख के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप इस मूवी को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।